Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is March 7, so let's get started. First news is with respect to Corbett, Jim Corbett National Park. Now see, first of all remember one thing कि नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है बाय बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ नेशनल पार्क की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के रिस्पेक्ट मैंने आपको पहले बताया है, एक तो हमारी होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। दूसरी तरफ होते हैं हमारे स्टेट्स और तीसरी तरफ होते हैं हमारे सेंटर्स। तो स्टेट भी डिक्लेयर कर सकता है, सेंटर रेकमेंड कर सकता है एनटीसीए को कि स्टेट गवर्नमेंट से कहिए कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए, या फिर एनटीसीए डायरेक्टली इस सेंटर को कह सकता है और फिर सेंटर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप इस एरिया को डिक्लेयर कीजिए टाइगर रिजर्व। ठीक है, बट बात जब नेशनल पार्क की आती है तो यहाँ पर सीधे सीधे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है इसको डिक्लेयर करने की, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने अब इसके लिए जरूरी है कि आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट जो एक्ट था 2023 का, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिस्ट में है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, वो सब आपका 100 किलोमीटर तक का एरिया अगर सिक्योरिटी पर्पज के लिए है या इंटरनेशनल बॉर्डर से अलग है या फिर टाइगर सफारी वगैरह के लिए आप डिमार्केट कर सकते हो कि ये यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, ये सारे प्रोविजन हमने उस वीडियो में देखे थे, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो अगर करना है तो। अब यहाँ पर देखिए, कोर्ट वांट्स पैनल टू स्टडी इफ टाइगर सफारी शुड बी अलाउड इन द बफर जोन ऑफ एनिमल रिजर्व। तो इस वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ट्रीज इन द कॉर्बेट फेल प्रे टू नेक्सस ऑफ ग्रीड, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि नेशनल पार्क हो या टाइगर रिजर्व, ऐसे रट्टा मत मारो, जो जैसा न्यूज में आता जाएगा उसको वैसे करते जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमने सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में जाना था, उड़ीसा का। आज हमारे पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले आपको पीवाईक्यू दिखाता हूं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी यहाँ पर नेशनल पार्क से फ्लो हो रही रिवर के बारे में पूछा गया है। अब ये मत सोचना कि सर ये तो 10 साल पुराना है, डजेंट मैटर। यूपीएससी अपनी जो थीम होती है ना वो रिपीट करता रहता है। जैसे 2023 में उसने वाले क्वेश्चन पूछना शुरू किए फिर से, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ओके, वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज द रीजन फॉर फर्स्ट, ओके, या वन एंड टू बोथ आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर फर्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन उसने नहीं पूछे थे, 2008-9 के आसपास आते थे फिर नहीं आ रहे थे, बट 2023 में उसने सरप्राइज देकर फिर से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। ठीक है, तो दो दो मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 5 ईयर के पीवाई क्यूज पे ही जाओ, मगर एग्जाम का जो पैटर्न है वो कहीं भी जा सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा था आपसे कि नेशनल पार्क्स हैं और उनसे फ्लो होने वाली रिवर के बारे में। जिम कॉर्बेट, क्या गंगा वहां से फ्लो होती है, काजीरंगा मानस वहां से फ्लो होती है, या साइलेंट वैली वहां से कावेरी फ्लो होती है। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया था। दूसरा आपसे पूछा गया अबाउट द क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। ठीक है, अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप सारे नेशनल पार्क पढ़ें उसमें फिर ये भी देखें कि कौन से नेशनल पार्क में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कितने स्क्वायर किलोमीटर का है। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए कि अमंग ऑल दी फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच हैज द लार्जेस्ट। इसीलिए मैं आपको एम्फसाइज, और ये 2020 का है, और मैं आपको हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि 2018 के बाद के जो पीवाईक्यूज हैं उन पे फोकस करो आप। ठीक है, क्योंकि उसने वो आपको सही आइडिया देगा कि आपको 24 के लिए किस तरीके की तैयारी करनी है। अब ये चीज सिर्फ न्यूज़पेपर में अगर आ गई कभी और आपने पढ़ ली तो ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह के क्वेश्चन वहां हैंडल कर पाए, क्योंकि न्यूज़पेपर में था नागार्जुन श्रीशैलम उस वक्त, तब ये सीधे सीधे न्यूज़पेपर से आया कि ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं कई बार कि इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज आर्टिकल आया होगा और उसमें दे दिया था कि ये इसके पास लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ, क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, उसी में दिया हुआ था कि कोबाल्ट का 75% जो प्रोडक्शन है वो डीआरसी करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये आर्टिकल के बीच का पॉइंट था, बट यूपीएससी ने उसको उठाया और आपसे एक 2 मार्कर में सिंपल सा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, एंड मैंने अटेम्प्ट दिया था इसलिए आई नो कि ये मैंने पढ़ा भी उसी आर्टिकल में था, अदरवाइज मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ कौन सा एलिमेंट कितना मिलता है, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स नहीं याद होंगे। बट अगर आपने उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा, और उसे पढ़ा नहीं था, इनफैक्ट उसके नोट्स बनाए थे बिकॉज आई न्यू इट कि ये मेंस में काम आएगा मुझे। ठीक है, तो जब आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हो, प्री मेन सबको ध्यान में रखते हुए आप न्यूज़पेपर के साथ साथ मेंस 450 प्रीलिम्स रिवीजन सब फॉलो करते हो, तब जाकर तैयारी होती है आपकी। ठीक है,
तो चलो, जिम कॉर्बेट आया है न्यूज़ में, तो इसको देख लेते हैं। कहाँ पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से लॉन्च हुआ था 1973 में। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। The national park was established in 1936 as Hali National Park to protect the endangered Bengal tiger. ओके, अब ये इस तरह की पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स में एज स्टेटमेंट दिए जाएंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की है ठीक से, आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां कि चलो 36 में हुआ होगा, आपकी गट फीलिंग कहेगी। हैली नेशनल पार्क भी होगा, उस टाइम ब्रिटिशर्स ही होते थे, उनके नाम पे रखे जाते थे, वो भी ठीक है। बट बंगाल टाइगर के कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट हुआ होगा क्या ये? तो फिर वो गट फीलिंग वहां धोखा दे जाएगी कि यार ये मुश्किल है थोड़ा, उत्तराखंड कहाँ है, बंगाल टाइगर कहाँ है। ओके, नाउ इसमें जो कोर एरिया है, इट फॉर्म्स द कॉर्बेट नेशनल पार्क, वाइल द बफर कंटेन्स रिजर्व फॉरेस्ट एज वेल एज सोना नादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। The entire area of the reserve is mountainous and falls in the Shivalik and outer Himalay geological province. अब आते हैं रिवर्स। देखिए, रामगंगा यहाँ से फ्लो होती है, सोना नदी यहाँ से फ्लो होती है, मंडल, पलाइन एंड कोसी। ठीक है, दीज आर दी मेजर रिवर्स। और क्वेश्चन जो हमने पीवाई को देखा वो था भी कुछ ऐसा। यहाँ कॉर्बेट है, ओके, और यहाँ पर गंगा दिया है, जबकि नहीं, यहाँ पर कौन सी फ्लो हो रही है हमारी? रामगंगा। ओके, तो वो स्टेप मैचिंग गलत हो जाएगी। ओके, फिर this Corbett Tiger Reserve is home to 230 tigers and has world's highest tiger density. Now this is again important, क्योंकि देखिए जब आपको क्वेश्चन उस तरीके से आएगा ना कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो उसमें इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सही कराएंगे। दिस इज हैविंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बस ऐसे ही अगर आपने एक आध दो कोई की पॉइंट पकड़ लिया तो आप पहचान जाओगे वहां पर कि कौन से नेशनल पार्क पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फ्लोरा, यहाँ पे हमें डेंस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। पेड़ में अगर देखेंगे तो साल, खैर, सिसु। फाउना में हमें अपार्ट फ्रॉम द टाइगर्स वी आल्सो हैव जंगल कैट्स, बाकिंग डियर, स्पॉटिंग डियर, सांबर डियर। अदर मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, और मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये चीज। ठीक है, अभी पिछले कुछ सेशन में अपने जितने सेशन हुए ना, हम लोग हेमिस नेशनल पार्क देख चुके हैं, लद्दाख में है। टचीकम नेशनल पार्क देख चुके हैं, ओके, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हमने किश्तवाड़ देखा था पिछले कुछ टाइम में। इसके अलावा काजीनाग भी है यहाँ पर, बट वो न्यूज में कभी रहा नहीं है। सलीम अली है, वो भी न्यूज में नहीं रहा है, तो हमने उसको डिटेल में नहीं देखा। ये रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर फेमस है ये आपका कॉर्बेट नैनीताल में। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी एंड गोविंद। ठीक है, ये है। बाकी वो दूसरे स्टेट्स के अभी नहीं देखना है, अगर न्यूज में आएगा तो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्बेट से रिलेटेड न्यूज क्या थी? यहाँ पर इलीगल फेलिंग हुई है, और ये कोई आज का इशू नहीं है, ये 2022 से कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर में बार बार आया है। ओके, और इस बार तो फ्रंट पेज पे भी आ गया, तो टेक इट सीरियसली। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर हैज बीन केस ऑफ इलीगल फेलिंग ऑफ ओवर 6000 ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, जिन्हें आप इको टूरिज्म के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में। दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स वर्किंग टू रैंसैक एनवायरनमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कमर्शियल एंड। ठीक है, टाइगर सफारी वगैरह के लिए आप पूरे पेड़ काटने पर तुले हो। Now this shows the human greed devastating one of the most celebrated abodes of tigers. देखिए, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है यहाँ पर, इस पॉइंट को याद रखना। Events like illegal construction and illicit felling of trees like the one in Corbett cannot be ignored. और इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आप मेंस में आपके फॉर्डर पॉइंट का काम करते हैं। ठीक है, या जुडिशियल एक्टिविज्म, या कई बार पूछ लिया जाएगा कि जुडिशियल का, दो जुडिशरी का काम नहीं है, बट जुडिशरी ने भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने में मदद की है। तो वहां पर इसी तरह के केसेस आपको स्टैटिक करंट से लिंक करके प्रेजेंट करने होते हैं, तभी जाकर एक अच्छा आंसर बनेगा। अदरवाइज फिर आप किसी और का लिखा हुआ रट्टा मारते रहोगे एग्जाम टाइम पे, और वो चीज ज्यादा टफ होगी। खुद अपना ब्रेन उस तरीके से डेवलप कीजिए कि मेंस आते आते आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन तो हो ही, उसके साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को कहाँ और किस तरीके से यूज करना है वो भी पता हो। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाने की बात की है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जाए। द पैनल वुड असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन टू द कॉर्बेट रिजर्व, green cover, quantify the cost of restoration and identify the delinquent persons and officials. Now again, कल हमने देखा था इजराइल में हमारे यहाँ का एक नागरिक मारा गया।
ठीक है। अब ये खबर आई है रशिया से, हैदराबाद मैन फोर्स टू फाइट फॉर रशिया लूजेस लाइफ। ओके, तो ये इसमें काफी सारे केस हैं। जैसे एक तो हमारे यहाँ खुद इतना डिस्ट्रेस है कि लोग चलिए हेल्पर का जॉब करने के लिए ही सही, लेकिन वो रशिया इसराइल जैसे वॉर जोन में भी जाने को तैयार हैं। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर जॉब्स नहीं है। ओके, बट गवर्नमेंट के डेटा सब फेक है, कोई कोई इकोनॉमिस्ट ट्रस्ट नहीं करता गवर्नमेंट के डेटा पे इस वक्त। ओके, नेक्स्ट इज कि यहाँ पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं कि आपको लिया जाता है, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो खुल के एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं आपकी कंट्री में कि वहां पर इस तरह से वर्कर्स की जरूरत है, वो आपको रिक्रूट कर रही हैं एज अ हेल्पर, बट आपको वहां पर फोर्स कर दिया जा रहा है वॉर ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो इस तरह के फ्रॉड्यूलेंट एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, तो हमारा रेगुलेशन वीक है। दूसरा, बच्चे ऐसे देशों में जाके भी काम करने को तैयार है, तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है जॉब के लिए। ओके, ये हुगली रिवर में पहली बार कोई ट्रेन, मतलब पूरे इंडिया में शायद पहली बार कोई ट्रेन अंडर रिवर निकलेगी, मेट्रो ट्रेन, ठीक है, अंडर रिवर। और ये हुगली रिवर यानी कि कोलकाता में। पाकिस्तान को लोन दिया है आईएमएफ ने पहले भी, और ये दोबारा उसको कुछ रिकंसिडर करने को भी तैयार है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट लिया है कि आप लोन दीजिए, लेकिन इसका एंड यूज मॉनिटर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोन ले रहा है आईएमएफ से पाकिस्तान, और उसका एंड यूज या तो डिफेंस में जा रहा है या फिर टेररिज्म में जा रहा है। सिंस 2000, जब से यूएसए ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, ठीक है, तालिबान रिजीम को एक्सपेल कर दिया था यहाँ से, तालिबान भाग गया, ठीक है, और यूएसए ने अपनी एक फ्रेंडली अफगान रिजीम यहाँ पर स्टैब्लिश की अंडर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई थिंक हामिद करजाई, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम था उनका। तो इस टाइम पर यूएसए को पाकिस्तान का कॉपरेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान है लैंडलॉक, नीचे अरेबियन सी से लगता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ से यूएस ने भी अपना मैन मटेरियल वगैरह पहुंचा सके अफगानिस्तान, तो उसके लिए कॉपरेशन चाहिए था। दूसरा, कि जो तालिबानी टेररिस्ट वगैरह भागे हैं वो पाकिस्तान में आके एक सेफ सेंचुरी ना फील करें। तो ये दो रीजंस थे जहां पर यूएसए को मजबूरी थी उसके लिए कि उसे पाकिस्तान की हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तो वो पाकिस्तान को आर्म सप्लाई भी करता था, वो पाकिस्तान को फंडिंग भी बहुत देता था, बिलियंस ऑफ डॉलर उसने पाकिस्तान को फंडिंग दी है उस टाइम पर। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि इसी फंडिंग को अपने खुद के डेवलपमेंट में यूज करने की बजाय उसने मिसयूज किया टेररिज्म को इंडिया की तरफ और ज्यादा पुश करने में। राइट। अब जब 2022 में वापस से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को और यूएसए बाहर निकल गया अफगानिस्तान से, तो अब यूएसए के पास कोई मजबूरी नहीं है उसकी कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का ध्यान दे या पाकिस्तान को और फंडिंग आर्म्स वगैरह देता रहे। तो अब यूएसए कोई फंडिंग नहीं देता, ठीक है, और इसी से पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपोज हो गई है, वो पूरा एकदम गटर में जा चुकी है। आई टोल्ड यू, अब बांग्लादेश से भी नीचे जा चुकी है इसकी जीडीपी, ठीक है, जितना पाकिस्तान की जीडीपी उससे ज्यादा हमारे यहाँ अकेले मुकेश अंबानी के पास है। राइट। तो ये आईएमएफ से लोन वगैरह लेता रहता है। द आईएमएफ ओकेड $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट दैट एंड नेक्स्ट मंथ, इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम वोट, और हमेशा इंडिया एब्सटेंड कर ही जाता है, वो सपोर्ट नहीं करता इसमें। इन लोन रिव्यू दिस जनवरी, इंडिया सीक्स स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ऑफ आईएमएफ मनी एंड यूज बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो दिस इज वन पॉइंट यू शुड यूज इन योर एग्जाम, और नॉट ओनली रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, बट कभी भी टेररिज्म पे भी इन जनरल क्वेश्चन आए, यू शुड यूज दैट कि ये जो टेररिज्म को फाइनेंस करने वाली कंट्रीज हैं, जैसे ईरान को हमने देख लिया, हाउदीज, हमास, हिजबुल्लाह, सबको फाइनेंस कर रहा है वो। ठीक है, तो ईरान हो या पाकिस्तान हो, वी शुड इंश्योर कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इस तरह का कॉपरेशन रखें अपनी लाइक माइंडेड कंट्रीज से कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो भी लोन दे वो मॉनिटर करे कि इस लोन का एंड यूज क्या हो रहा है। ओके, इकोनॉमी के लिए लिया है तो इकोनॉमी में ही, इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए यूज करो, डिफेंस के पर्पज के लिए या टेररिज्म के पर्पज के लिए यूज ना करो। ओके, दिस इज वन पॉइंट जो आपके आंसर में दिखना चाहिए चेक करने वाले को। यहाँ पे रिव्यू हो रहा है $3 बिलियन का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो दिया गया है। चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है टू इंश्योर ए स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तान यूटिलाइजेशन ऑफ आईएमएफ मनी। इसके फॉरेक्स रिजर्व से $3.5 बिलियन के बचे हैं, हार्डली एक मंथ का इंपोर्ट बिल पे करने लायक। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। केरल सेट टू लॉन्च शबरी के राइज। अब ये शबरी नाम ना वहां से चला है आपका, जब से राम मंदिर का शुरू हुआ ना तब से। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि इन what is widely perceived as a move to counter union government's distribution of Bharat rice, the Kerala government has decided to introduce Shabri ki rice.
ओके, बस वो सब पॉलिटिकल बातें हैं, इतना कुछ काम का नहीं है उसमें। यहाँ पर हम अपने सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं, तो मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, उसको कंसिडर किया जा रहा है एज अ पॉसिबल लोकेशन फॉर प्रपोज भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। ओके, जस्ट अ फॉर्दर पॉइंट, नथिंग मोर देन दैट। सीबीआई ने फाइनली इस आदमी की कस्टडी ले ली है, जो कि लेना बहुत जरूरी भी था। ही इज अ बिग कल्प्रिट। इसे क्यों टीएमसी गवर्नमेंट इतने टाइम से बचा रही थी, गॉड नोज। ओके, बट जिस तरह के एक तो वो केस अलग है इसका, जो विमेन के सेक्सुअल असॉल्ट हैरेसमेंट के केस है वो अलग है। ईडी जब इसकी जांच करने आई थी तो इसके आदमियों ने ईडी की टीम पर अटैक किया था, ठीक है। इस केस में सीबीआई ने इसकी कस्टडी ली है साथ में। ओके, दिस इज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता, जो कि हुगली रिवर से पास होगी उसके अंडर। ओके, दी ओनली थिंग, ये सब पॉइंट्स मैं क्यों हाईलाइट किया, मैंने इसलिए किया है कि आप इसको कोट करोगे कि हम अपनी टेक्निकल या इंजीनियरिंग जो मार्वल्स है ना, वो दिखाने के लिए उसमें ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमारे यहाँ स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल, ठीक है, इसमें हम लोग क्यों हमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग हैंडल कर सकें। राइट, ये दिखाता है कि इंडिया एक इंजीनियरिंग पावर हाउस है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सिर्फ इंपोर्ट करके ही बना रहे हैं हर चीज। आईएनएस जटायु, इसकी हमने कल बात की थी कि हम लोग इसको अपना लक्षद्वीप में सेटल करेंगे, ठीक है, वो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, नथिंग बिग। ऑलराइट, आजकल अवार्ड्स पे क्वेश्चन आने लगे हैं यूपीएससी में। लास्ट ईयर, पिछले 2 साल से स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मिसाइल्स के कंपैरिजन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं पिछले 2 साल की। अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा संगीत नाटक अकेडमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये क्लासिक केस बनेगा ये दिखाने के लिए कि क्यों स्टैटिक बुक आपको हमेशा हेल्प नहीं कर सकती प्रीलिम्स में। ऐसा नहीं है कि उनमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। द थिंग इज कि यूपीएससी जानता है कि किस बुक में क्या लिखा, वो सब जानता है, कि क्वेश्चन को बनाता भी ऐसी प्रोफेसर से बनवाता है। आपको जानबूझ का ऐसा पॉइंट, मैंने आपको एनवायरमेंट का एग्जांपल दिया था, एनवायरमेंट का एक लॉ का क्वेश्चन आया था किसी एक्ट का। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैं शंकर आईएएस बुक रेफर करता था, बट उसमें वो एक्ट मैंने पूरा पढ़ा, बट उसमें वो पॉइंट नहीं था एग्जैक्टली जो यूपीएससी ने वहां पर स्टेटमेंट में दिया। और वही चीज वो यहां भी करेगा। लेट मी शो पहले आपको कि हम लोग जो अपने नोट्स होते हैं उनमें हमें वो पॉइंट मिलते हैं या नहीं। संगीत नाटक अकेडमी के बारे में जानते हैं। इट इज इंडिया नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ठीक है, तीनों चीज के लिए ये अकेडमी है हमारी। इट वॉज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1952 विद पीवी राजमन्नार एज फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है, 1952 में बनी, राजमन्नार वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। इट इज एन ऑटोनमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड fully funded by government for implementation of its scheme or program. Academy establishes and looks after the institutions and projects of national importance in the field of performing arts. इसके लिए हमारे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, सेटअप इन 1959। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी है 1954। कथक केंद्र, अगेन ये सब इतने काम के नहीं है, बट व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज दिस। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप बाय संगीत नाटक अकेडमी 1959, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेटअप इन 1959, ठीक है, वो पॉइंट ठीक हो गया। बट अब आइए कि दी हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय साहित्य अकेडमी ऑन ए राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम एज अ फेलो। अब आपको जो बुक्स वगैरह मिलता है, या जो आप मोस्टली आपकी गट फीलिंग जो कहेगी कि साहित्य अकेडमी जो अवार्ड होगा वही हाईएस्ट होगा, ठीक है, कि अवार्ड दे दिया। बट यहाँ पर पॉइंट है कि हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय साहित्य अकेडमी, यानी कि जो हाईएस्ट ऑनर अकेडमी देती है वो देती है उस पर्सन को अपना फेलो बना के, ठीक है। तो ये बातें जानने के लिए अब जरा इस न्यूज आर्टिकल पे चलिए, ठीक है। ये यूपीएससी का मैंने आपको पीवाई क्यू ही दिखाया, मैंने कोई मन से नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हालांकि 2009 का पीवाई क्यू है, बट है पीवाई क्यू ही। ओके, प्रेसिडेंट, इन्होंने ये अवार्ड अनाउंस करें फॉर 22-23 बोथ इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अवार्ड के साथ साथ आपको फेलोशिप भी अनाउंस की है, ठीक है। इस फेलोशिप को ही कहते हैं अकेडमी रत्न, ठीक है। एक तो अवार्ड दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आपको फेलोशिप दी जाएगी। जो फेलोशिप है वो हाईएस्ट मानी जाती है, इसको अकेडमी रत्न भी कहते हैं। सी नाउ रीड, इट इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन टू आर्टिस्ट फॉर हीज और हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं सिर्फ आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स पढ़ा दूंगा तो अवार्ड्स में वो पॉइंट आएगा ही नहीं, जब तक कि आपको फेलोशिप के बारे में भी ना पता हो।
अब हम लोग सीधे आमतौर पर अपनी जो बुक्स में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संगीत नाटक अकेडमी कब कब सेटअप हुई, क्या काम करती है और ये अवार्ड देती है संगीत अकेडमी अवार्ड, और बस उसके बारे में पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। बट एग्जाम में हम जहाँ फंसेंगे वो फंसेंगे इस हाईएस्ट अवार्ड ऑनर में। ठीक है, यही यूपीएससी ने आपको इसी तरीके से वो आपको ट्रैप करता है। ठीक, अकेडमी अवार्ड्स वर फर्स्ट गिवन इन 1952 एंड अकेडमी फेलोशिप्स, ठीक है, अकेडमी फेलोशिप ये 3 लाख रुपए की होती है जबकि अकेडमी अवार्ड सिर्फ 1 लाख रुपए के होते हैं। अब वापस आइए इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं इसको। न्यूज आर्टिकल देखने के बाद दी हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय साहित्य अकेडमी ऑन ए राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम टू फेलो एज अ फेलो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स। अमृत अवार्ड्स क्या है? इट इज ए नेशनल ऑनर बेस्टोड ऑन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एज वेल एज टीचर्स, आर्टिस्ट को भी दिया जाएगा, टीचर्स को भी दिया जाएगा, एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। द रेसिपिएंट्स, इनको सिलेक्ट कौन करता है? दे आर सिलेक्टेड बाय अकेडमीज जनरल काउंसिल। इसका अपना जनरल काउंसिल होता है, वो सिलेक्ट करता है। अब इसमें जनरल काउंसिल मेंबर्स कौन होंगे? वो डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन हो सकते हैं, वो डांसर्स हो सकते हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, या स्कॉलर्स हो सकते हैं। ओके, या फिर नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। और ये जो ऑनर होता है इट कैरी ए पर्स ऑफ 1 लाख रुपीज बिसाइड्स ए ताम्रपत्र एंड अग्नवस्त्रम। The award was constituted to honor Indian artists aged above 75 years and who have not been accorded any national honor in their career so far. This is an important point to remember. Okay, this is a really important point. Above 75 years होना चाहिए और उनको पहले कोई अवार्ड, नेशनल ऑनर का अवार्ड नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अमृत अवार्ड। ऑलराइट, इसलिए न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना, जब तक मैं आपको करवा रहा हूं तब तक नहीं छोड़ना। ओके, इट मे गो ऑन टिल यू कैन से 20th अप्रैल और इट कैन ऑल्सो गो ऑन टिल 30th अप्रैल। ओके, इट्स अप टू मी, या इट्स अप टू दी कि कितनी रेलिवेंट न्यूज हमें दिखती है। ठीक है, बाकी अभी जो अब मैं आपके साथ करूंगा धीरे धीरे कि हम मेंस रिलेटेड जो आर्टिकल्स आएंगे उनको थोड़ा सा बैक सीट पे डाल देंगे एंड हम न्यूज़पेपर थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया करेंगे ताकि वो आपका कम टाइम में भी हो जाए, प्रीलिम्स पे फोकस आए। जैसे इसमें आपको जो एक चीज याद रखनी है वो याद रखनी है दिस हाई NaEUV मशीन। ये एक सिंपल सी बात है जो शायद प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। पहले इस कंपनी के बारे में जानिए, ASML, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट एक तरह से मोनोपोली रखती है इन दिस चिप मार्केट। ठीक है, ये एक ऑलमोस्ट मोनोपोली रखती है, इसलिए मैंने आपको उस टाइम कहा था कि यूएसए और नीदरलैंड इन दोनों ने बैन की है, इन दोनों ने बैन कर दिया था अपनी यहाँ की कंपनीज को कि आप चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे चिप या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ लेस देन 10 नैनोमीटर, बिकॉज दीज आर दी एडवांस चिप्स ना। तो चाइना के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा आगे निकल जाएगा अदरवाइज। ओके, अब देखिए चिप्स ओवर द ईयर स्मॉलर बनती जा रही है, फास्टर बनती जा रही है एंड मोर एफिशिएंट भी होती जा रही है। जब ये स्टार्ट हुई थी ना तो सिर्फ 4 ट्रांजिस्टर, जैसे एक चिप है तो उसमें ट्रांजिस्टर लगते हैं छोटे छोटे एकदम, अगर कभी देखी होगी आपने तो। जस्ट 4 ट्रांजिस्टर इन द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, जो पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है उसमें 4 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। और आज जो स्मार्टफोन में चिप लग रही है ना उसमें मोर देन 19 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। तो ये 4 ट्रांजिस्टर से हम कहाँ आ गए? 19 बिलियन ट्रांजिस्टर। इसलिए जो कंप्यूटर जब बना था वो पूरा एक रूम का साइज ऑक्यूपाई करता था, आज वो कंप्यूटर आपकी हथेली पे है ऑलमोस्ट। The world has powerful computers almost everywhere around us thanks to technology called semiconductor lithography, the science of printing intricate circuits with extreme precision। एक चिप है उसमें हम छोटे छोटे प्रिंट करते रहते हैं। ओके, इसी को कहते हैं हम सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी। लिथो मतलब क्या? लेयर बाय लेयर। देर आर मशीन दैट ऑटोमेट दिस प्रोसेस। अब पहले तो ये चीज धीरे धीरे की गई थी, वर्कर्स के थ्रू ध्यान ध्यान से लगाई जाती थी। आजकल मशीन बन गई हैं जो इसको बहुत तेजी से कर देती हैं। देर आर मशीन दैट ऑटोमेट दिस प्रोसेस एट ए कॉस्ट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 800 करोड़ टू 1600 करोड़ एंड ओनली वन कंपनी ASML, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में, मेक्स दैम। ठीक है, उन मशीनों को बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, गिविंग इट एन एब्सोल्यूट मोनोपोली इन ए मार्केट वर्थ $125 बिलियन। ओके, और इसका हाईएस्ट मार्केट वैल्यू भी है यूरोप में। ठीक, तो ASML ने अनवील की थी अपनी ये मशीन जिसका नाम है हाई NaEUV मशीन। ये बस इतना से याद रखना है, अगर कभी आया तो आया, वैसे नहीं आएगा, लेकिन वो एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इंसान के काम को और ज्यादा रिप्लेस कर देगी, इसलिए सिर्फ इसका नाम आपको बताया था।
एल नीनो वगैरह मैंने आपको पहले भी डिस्कस करे हैं, बट ऑब्वियसली अब आपके प्रीलिम्स नजदीक आ रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंगल सेशन में मे बी प्रोबेबली संडे को, ठीक है, एकदम शॉर्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना करवा दूंगा कि आप क्वेश्चन इजिली हैंडल कर लोगे, चाहे वो एल नीनो हो या ला नीना हो या एल नीनो मोडोकी हो, ठीक है, या ला नीना मोडोकी हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंडियन ओशियन डायपोल होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मैंने बहुत पहले कराया था, मे बी आप में से कोई उस टाइम ज्वाइन किया होगा या कुछ लेट कमर्स होंगे, ठीक है, तो हमने ये सब पहले डिस्कस किए, दोबारा करेंगे इन सभी चीज को। उसी तरह से मीडियन जूलियन ऑसिलेशन होता है, ये 7 टॉपिक्स मैं आपको एक साथ समझा दूंगा, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, और उस पे बेस आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको पूरा श्योरिटी होगा कि आपका ज्योग्राफी का जो क्लाइमेटोलॉजी पार्ट है, जिसमें ये 7 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से, ठीक। और इन सबको हम अगर एक साथ पढ़ेंगे ना, तो ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। आज मैं आपको एल नीनो बता दूं, फिर अगले कभी चल के आईयूडी बता दूं, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरे 6-7 में भी अगर संडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस ज्यादा लंबा नहीं हुआ, तो मैं आपको संडे को ही ये टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगा, ओके। और अगर आप लोग खुद से पढ़ लो तो वो भी ठीक है, अदरवाइज मैं आपको संडे को करा दूंगा, बाकी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए, तो फिर मैं श्योरली करा दूंगा, अदरवाइज बी आई एम 50-50 काइंड ऑफ। स्पीकिंग पहाड़ी एंड सीकिंग अनंतनाग। तो सी ये आर्टिकल मोस्टली वैसे वहाँ से ही रिलेटेड है, हमारे यूपी से पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा नहीं है, बट इस पे बारे में कुछ चीजें जानेंगे हम, ठीक। लोकसभा ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। उसके बाद राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देखिए इनको ना पहले रिप्रेजेंटेशन या एक तरह से अलग से रिजर्वेशन नहीं होता था जब तक आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये रिजर्वेशन एसटीज को वहां पर एक्सटेंड किया गया। नाउ लुक, अब ये अमेंडमेंट क्या कर रही थी? दिस अमेंडमेंट एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू ऐड 4 मोर ग्रुप्स टू द एग्जिस्टिंग 12। पहले कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे? 12, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट ने 4 और जोड़ दिए। अब ये 4 कौन से हैं? इसमें है पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण, कोली एंड पटारी। अब वहां पर मोस्टली डोमिनेंट है सबसे ज्यादा आपकी ये बकरवाल कम्युनिटी, ठीक है, गुर्जर गुर्जर बकरवाल बकरवाल कम्युनिटी, ठीक है। एंड ये है मोस्ट प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स, ठीक है। इनका ये कहना है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दे आर नॉट एक्चुअली ट्राइब्स। उनका ये मानना है दीज आर लिंग्विस्टिक पीपल, दीज आर नॉट काइंड ऑफ कि ये ट्राइब्स के बेसिस पे इनको कहा जा सके। तो ये जो गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी है, ये अपोज कर रही थी कि इन 4 को आप एसटी की लिस्ट में क्यों डाल रहे हो, और उनको बाकी रिजर्वेशन के बेनिफिट अलग अलग तरीके से मिलते हैं, जैसे अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं तो उनको मिल जाता है, कई बार वो बहुत ही रिमोट लोकेशन पे रहते हैं तो भी उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इनके 2 पॉइंट थे गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी के। पहला कि दीज आर नॉट काइंड ऑफ ट्राइब, दे आर जस्ट अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डायलैक्ट्स बोलते हैं सिर्फ अलग, और ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि आप इनको रिजर्वेशन दो। दूसरा कि इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कहाँ रह रहे हो, एलओसी के नजदीक रह रहे हो या रिमोट लोकेशन में रह रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो पहले तो ये 4 कम्युनिटी के याद रखिए, नाम याद रखिए, पहाड़ी, गड्ढा ब्राह्मण, कोली एंड पटारी। अब इनको एसटी की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। आते कहां से? जम्मू कश्मीर से। नाउ दिस मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ गुज्जर बकरवाल, दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट पहाड़ीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए ट्राइब बट आर ए लिंग्विस्टिक कैटेगरी, ठीक है। दे आर नॉट ट्राइब बट जस्ट ए लिंग्विस्टिक कैटेगरी, जो एक अलग डायलेक्ट बोल रहे हैं लैंग्वेज का। Gujars argued that Pahadis were socially, economically and educationally advanced and well represented politically. उनका मानना है कि इकोनॉमिकली भी पहाड़ी अच्छे हैं, एजुकेशनली भी पहाड़ी अच्छे हैं, और पॉलिटिकली भी वो लोग अच्छे खासे एक्टिव हैं, देखिए। एंड दे वर ऑल्सो बेनिफिशियरीज अंडर सेपरेट कंडीशंस, लाइक अगर आप एलओसी के आसपास रह रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप बैकवर्ड और रिमोट एरियाज में रह रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा 4% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी मिला हुआ है इन पहाड़ीज को इन 2020, ओके। तो ये 3 तरीके से उनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है ये अगेंस्ट में है। उनका मानना है कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये लोग वीक नहीं है पहाड़ीज, ओके। तो ये इशू समझ में आया कि इस बिल के अगेंस्ट क्यों थी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, ठीक है। गवर्नमेंट ने सेटअप किए यहाँ पे अलग से जम्मू एंड कश्मीर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी किए, ठीक है। पैनल ने रेकमेंड किया था कि इंक्लूड किया जाए पहाड़ीज को शेड्यूल्ड ट्राइब में, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आई है।
ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसने भी इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, बट प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर इसका इनेक्टमेंट रोक दिया गया था क्योंकि गुज्जर्स ने काफी भारी प्रोटेस्ट किया था वहां पर। उसके बाद जब इसको दोबारा बिल लाया गया ना पार्लियामेंट में, तो उस दिन वहां पर इन लोगों ने क्या किया, पहले इंटरनेट सर्विस बंद करा दी राजौरी पूछ में। तो इस तरह की चीजें करती है गवर्नमेंट। एनीवे, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन भी बनी थी, इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि टोटल सीट्स 90 होनी चाहिए यहाँ पर। इस 90 में से 9 सीट्स वर रिजर्व फॉर एसटीज, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल रिजर्वेशन वर एक्सटेंडेड टू दिस कैटेगरी इन जम्मू कश्मीर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एसटीज को जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो पहले नहीं एक्सटेंड होता था वहां पे रिजर्वेशन इनके लिए, ठीक है, लेकिन अब एक्सटेंड हो रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पर 15 लाख लद्दाख की मिलाकर। पहाड़ी स्पीकर्स की बात करें तो ये है करीब 7% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, दैट इज 9.7 लाख। और गुज्जर्स की बात करें तो ये है 11.35 लाख। Now Pahadis were fragmented by their other identities, like कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख है, कुछ एससी है, कुछ अदर डायलेक्ट जो अलग थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ी अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है, वो अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर ये पहाड़ी और गुज्जर वाला इशू समझाना था, बाकी इस आर्टिकल उनके रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ सीट्स वगैरह को लेकर है जो कि हमारी काम का नहीं है। साईं बाबा का केस कल हमने देखा, यूएपीए के अंडर में अरेस्ट किया गया था इनको, डीयू में प्रोफेसर हुआ करते थे। गवर्नमेंट का ये कहना था कि इनके पास से कुछ कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है जो ये स्टैब्लिश करता है कि ये कहीं ना कहीं माओइस्ट या उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्रोपोगेट कर रहे हैं उनको कि एक आर्म्ड रिवोल्ट कीजिए। ठीक है, बट इसमें ऑलमोस्ट 10 साल निकल गए। पहले पहले ट्रायल कोर्ट ने इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया, इन्हें और 5 और अलग लोगों को। उसके बाद जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया। बट अगले ही दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर इस एक्विटल पे स्टे ऑर्डर ले लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस से कहा कि आप इस केस को फ्रेश एग्जामिन कीजिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने फ्रेश एग्जामिन कर दिया और फ्रेश एग्जामिन के बाद भी हाई कोर्ट ने कहा कि इनको एक्विटल दिया जाता है, ये लोग बेकसूर हैं। ठीक है, लेकिन सारा प्रोसेस होते होते निकल गए 10 साल। ठीक है, तो एक प्रोफेसर और उनके साथ 5 लोगों की 10 साल खराब कर दिए गए। किस एक्ट में किए गए? अंडर यूएपीए। अभी ये एक्ट में प्रॉब्लम क्या है? देखिए इसमें जो बेल प्रोविजन है ना वो बहुत टफ है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो भी एक्ट जितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट होगा उसके लिए जरूरी है कि पुलिस उतनी केयरफुल भी रहे कि उनके पास वो मटेरियल एविडेंस हो कि वो ये प्रूव कर सकें कोर्ट में कि ये आदमी को जो हमने अरेस्ट किया है इस एक्ट में ये परफेक्ट केस था टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूएपीए। बट गवर्नमेंट जो अरेस्ट करने वाली पुलिस थी यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसने ना तो हाई कोर्ट में फर्स्ट इंस्टेंस में ये प्रूफ कर पाए और ना ही जब दोबारा फ्रेश एग्जामिन किया गया जब प्रूफ कर पाए। और जब कल एक्विटल अनाउंस किया तो वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आपके पास प्रूफ नहीं है, आप 10 साल में साबित नहीं कर पाए कि ये आदमी कल्प्रिट था, तो फिर अब और क्या लेके पहुंचे हो सुप्रीम कोर्ट। जी एन साईं बाबा माओइस्ट लिंक की बात की गई इनके साथ दिस, बट ये केस एक्सपोज करता है द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग द स्ट्रिंजेंट लॉज बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन ए पर्सन्स लाइकली एसोसिएशन और विद और सिंपैथी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, देयर एक्विटल बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये इशू मैंने कल आपको समझाया था। बट एक सिंपल सी बात है कि आप इतना स्ट्रिंजेंट लॉ इम्पोज कर रहे हो किसी इंसान पे और आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो 10 साल में। ठीक है, आपने 10 साल खराब कर दिए उसके। तो ये एक बात दिखाता है कि कैसे इस लॉ का जिसको बनाया गया था कंट्री की सिक्योरिटी के लिए वो किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। सेम इज द केस ऑफ दैट गाय, क्या नाम है उसका, दैट बॉय जिसकी ट्रायल तक नहीं हुई है 3 साल से। ठीक है, उमर खालिद ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ उमर खालिद। ठीक है, तो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज में आप लोगों को प्रोसिक्यूट करते हो उसके बाद फिर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कई साल और उनकी लाइफ खराब करते हो। द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द 6 ऑफ देम। सुप्रीम कोर्ट्स हैस्टी इंटरवेंशन टू स्टे देयर डिस्चार्ज बाय द हाई कोर्ट इन 2022, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना कि हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल दिया जब अपील गई और अगले सुबह जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी स्टे देने की? अगर उनको रिलीज किया जा रहा था तो होने देते रिलीज, कोई देश छोड़ के तो नहीं भाग रहे थे। आप अच्छे से एग्जामिन कर लेते क्या स्टे देना है यहाँ पर या नहीं देना है। नहीं, तो ये भी एक पॉइंट उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी उस टाइम स्टे करने की उनके एक्विटल को। They were discharged on the ground that sanction given to prosecute them under UAPA was not valid. हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केस नहीं है यूएपीए के अंडर में आने लायक। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसके बाद लेटर डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को कि आप फ्रेश एग्जामिन कीजिए इस केस की मेरिट को।
ठीक है, तो अब उसी फ्रेश एग्जामिनेशन में जजमेंट निकल के आया कि सीजर यानी कि जो मटेरियल मिला उनके पास से, द सीजर इफेक्टेड फ्रॉम द एक्यूज वाज नॉट प्रूव्ड एंड द मटेरियल रिलाइड अपॉन बाय द स्टेट वाज इनएडिक्वेट and there was nothing to link the accused with any terrorist act, conspiracy or membership of any Maoist organization. ठीक है, ये कल का ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का. The court has again emphasized that the more stringent a law is, the greater will be the need to adhere to procedural safeguard. ये पॉइंट आपके आंसर में या आपके इंटरव्यू में आपकी जुबान पर होना चाहिए. ठीक है, ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है. अगर कोई लॉ बहुत टफ बनाया जा रहा है तो फिर बहुत जरूरी है कि उसमें जो सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं उसका भी पालन किया जाए स्ट्रिक्टली बाय द अथॉरिटीज. द इंडिपेंडेंट रिव्यू वॉज एडिशनल सेफगार्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूएपीए में 2008 में. और इस इंडिपेंडेंट रिव्यू में क्या होता है? इट reiterates the principle that mere possession of literature or publicity material without any direct evidence linking suspects with a terrorist act cannot be ground to convict them under UAPA. जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे कहीं पे ट्राइबल्स का कोई मतलब ट्राइबल्स की जमीन ली जा रही है किसी कंपनी द्वारा, ठीक है, उन लोगों ने कोई प्रोपेगेंडा अपने पैम्पलेट्स वगैरह बांटने शुरू किए कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम कुछ एग्रेसिव स्टेप लेंगे अगर हमारी जमीनें छीनी गई तो. अगर वो पैम्पलेट बस मेरे पास आ जाए उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई मेरा उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है. वो पैम्पलेट मेरे टैबलेट तक या मेरे आईपैड तक पहुंच गया, दैट डजंट मीन कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं उनको इंस्टिगेट कर रहा हूँ. और वैसे ही कुछ इनके साथ हुआ यहाँ पर. ओके, तो ये 2008 में जो अमेंडमेंट आया ना कि जस्ट मेयर पोजेशन ऑफ ए लिटरेचर और पब्लिसिटी material without any direct evidence linking suspect with a terrorist act cannot be a ground to convict them under UAPA. ओके, हाँ, यहाँ पर एक ड्रग की बात की जा रही है कि अगर कुछ लोग ऐसे ड्रग सेल कर रहे हैं कि ये आपको स्लिम बना देगा, और बना भी देता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके ट्रीटमेंट जब आप लेते हो तो वो दवाइयां आपको कमजोर बना देती हैं, वेट लॉस होने लगता है आपका तेजी से. बट अब इस आर्टिकल में बात क्या आएगी उसके रेगुलेशन की. यूज ऑफ मैजिक इंजेक्शंस दैट गारंटी वेट लॉस. द मैजिक इंजेक्शन कंटेन ए ड्रग कॉल्ड सेमाग्लूटाइड. ये जो ये जो इंजेक्शंस हैं इनमें एक ड्रग यूज होता है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड. अब इसको याद रखिएगा. ओके, कई बार यूपीएससी इस तरह के डायरेक्ट भी पूछ लेता है. तो ये ड्रग लॉस करने वाली दवाई थी. ओरिजिनली दिस ड्रग वाज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस. टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए यूज की जाती थी एंड दिस ड्रग ऑल्सो रिजल्ट इन वेट लॉस. अब जब आप टाइप 2 डायबिटीज का इलाज करवाते हो तो ये ड्रग उसी में यूज होती है और इसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है. तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इस ड्रग को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, मोटे लोग अपने आप को पतला बनाने के लिए. But the thing is that it has not been approved for sale in India but is being administered by doctors to patients who are mostly affluent. अमीर लोगों की बात है, ठीक है, जो थोड़े मोटे हो जाते हैं उनको, ठीक है, जबकि ये अप्रूव ही नहीं है इंडिया में, बट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इन लोगों को ताकि ये लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर कमर्शियली मैं बेचना चाहूँ ये दवाई मार्केट में तो मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन ये पर्सनल यूज भी आप कब इंपोर्ट कर पाओगे जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, और डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बट मोस्टली किसको? अमीर लोगों को. The media is also guilty for not reporting the significant side effect that these drugs can cause. मीडिया की बात तो यार कम करें, वही ठीक है. वो ऐसे शादी अटेंड करने में बिजी है इस वक्त जैसे यही नेशनल मैरिज है, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है इस वक्त देश में. खैर, मीडिया के बारे में कम ही बात करनी चाहिए. Drugs are normally approved for sale in India only after Indian subsidiary or a licensee जिसने लाइसेंस लिया हो of global brand owner conducts the clinical trial. Okay, so this is one point कि पहले तो कोई ड्रग हमारे यहाँ अप्रूव तभी हो सकता है जब उसकी क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में हुई हो, यानी कि इंडियन पेशेंट्स पर उसकी क्लिनिकल ट्रायल हुई हो. क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ दवाइयां जो यूरोपियंस पे किसी और तरीके से अफेक्ट कर रही हैं वो इंडियंस पे कुछ और तरीके से कर रही हैं और अफ्रीकन लोगों पर किसी और ही तरीके से कर रही हैं. ओके, तो जब तक किसी इंटरनेशनल दवाई अगर हमारे मार्केट में सेल करनी है तो पहले उसे इंडियन लोगों पर ही क्लिनिकल ट्रायल कीजिए, या तो कोई इंडियन सब्सिडरी करे या जिस कंपनी इंडियन कंपनी ने लाइसेंस लिया है ग्लोबल कंपनी से वो करे, लेकिन बिना क्लिनिकल ट्रायल के हम अप्रूवल नहीं देंगे. सो अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो डू दी क्लिनिकल ट्रायल. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. अब अगर अप्रूव हो जाती है, once approved regulator mandate monitoring and reporting of all adverse events for 2 years.
अप्रूव हो गई। तो सेकंड पॉइंट है कि अब यहाँ पर जो रेगुलेटर है वो मॉनिटर करेगा और सारी रिपोर्ट लेगा कि 2 साल तक इस दवाई की क्या कोई एडवर्स रिपोर्ट आई है, कोई साइड इफेक्ट्स आए हैं इसके, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबल फार्मा कंपनीज जो होती हैं दे चूज टू स्टे आउट ऑफ इंडियन मार्केट एंड डू नॉट लॉन्च देयर ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है। दिस इज थर्ड पॉइंट कि वो ग्लोबल मार्केट वाली कंपनी सोचती है वहां जाके हमारी सब्सिडी सेटअप करनी पड़ेगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, 2 साल तक मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद हमारी ड्रग अप्रूव होगी। तो वो सेट ही नहीं, वो इंडिया में आती नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि इंडिया में लॉन्च नहीं करते वो अपनी ड्रग्स, but patient can get a license from the drug regulator based on a doctor's prescription। अब ये अमीर आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा कि मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, मुझे ये ड्रग चाहिए, लेकिन ये इंडिया के मार्केट में अप्रूव नहीं है, तो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फॉरेन से मंगानी पड़ेगी। तो मुझे आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दीजिए, ठीक है। डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर मैं जाऊंगा रेगुलेटर के पास कि आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि ये ड्रग जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये मैं इंपोर्ट कर सकूं। ऑलराइट, ये होता है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। ड्रग रेगुलेटर के पास जाएंगे हम कि मुझे एक लाइसेंस दे दीजिए ये इंपोर्ट करने का, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की है, बट फॉर पर्सनल यूज, ओके, मैं कोई सेल करने के लिए नहीं ले रहा हूँ। सिमिलरली हॉस्पिटल्स टू कैन अप्लाई फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट है उसको जरूरत है तो हमें इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। बट यहाँ पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि ये ड्रग इंडियन इंसान के बॉडी पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या साइड इफेक्ट आएंगे क्या नहीं, क्योंकि देखिए जीन सबके अलग है, यूरोपियंस के अलग है, इंडियंस के अलग है, साउथ अफ्रीकन के अलग है। मैंने आपको एक जीन का नाम भी बताया था कुछ दिन पहले जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की यूथ पॉपुलेशन में सिर्फ 4% यूथ पॉपुलेशन में वो जीन होता है, जिस वजह से उनको कम एज में हार्ट अटैक आते हैं, राइट। तो तो जब तक क्लिनिकल ट्रायल यहाँ के लोगों पर ना हो जाए इस ड्रग को अलाउ करना ठीक नहीं है। बट जैसा कि हमने शुरू में देखा एफ्लुएंट लोग ही ले रहे हैं इसको, तो गवर्नमेंट इतनी परवाह भी नहीं करती कि गिने चुने अमीर लोग ले रहे हैं, लेते रहो। द रिसेंट स्कैंडल अबाउट द स्पूरियस इंपोर्टेड ड्रग्स सच एज एटसेट्रिस, ठीक है, इसका एक स्कैंडल हुआ था। दिस इज यूज्ड टू ट्रीट ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। The drug regulator only issued an alert regarding the spurious drug after WHO did। तो ये सिर्फ रेगुलेशन की बात थी, तो लास्ट में उन्होंने वही सब कहा है कि गवर्नमेंट गरीबों की परवाह नहीं करती, तो फिर गिने चुने अमीर अगर ले भी रहे हैं तो उनको क्या परवाह है, ठीक। तो मुझे से आपको ये प्रोसेस समझाना था कि इस तरह की ड्रग्स अवेलेबल ना भी हो तो हम लोग इसको ले सकते हैं। सेफगार्डिंग लोकल डेमोक्रेसी, यहाँ पर इन्होंने चंडीगढ़ का जो मेयर वाला इलेक्शन था उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल लिखा है, तो वो मैंने आपके साथ पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ठीक है, किस तरीके से वहां पर बैलेट को खराब किया गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दिस वॉज क्लियर केस ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो सब रीइंस्टेट कर दिया गया। जज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, ये जो जज कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायर हुए उन्होंने अगले दिन ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब वही जो मैं आपसे पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस या आप कह लीजिए कि जुडिशियल इंटीग्रिटी उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करता है। टीएमसी हमेशा अक्यूज करती रही कि ये जो जज हैं जो बार बार सीबीआई इंक्वायरी हमारे अगेंस्ट इंस्टेट कर रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। और जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया रिटायरमेंट के अगले दिन ही कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो रेट्रोस्पेक्टिवली कहीं ना कहीं वो जो एलिगेशंस थे टीएमसी पार्टी के वो सही होते दिख रहे हैं कि हाँ शायद आप बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रहे थे। और अरुण जेटली ने एक टाइम पर ये स्टेटमेंट दिया भी था, ठीक है। अरुण जेटली का स्टेटमेंट यहाँ कहीं मेंशन भी है, आई डोंट नो कहाँ गया। हाँ, ये अरुण जेटली का एक स्टेटमेंट है, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। आप 60 to 65 में रिटायर हो रहे हैं उसके बाद भी आपको ये लालच रहता है कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, घर बैठिए आराम से, बट नहीं, आप गवर्नमेंट के फेवर में कुछ करते हो और फिर वो गवर्नमेंट आपको राज्यसभा भेज देती है या प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंटेस्ट करवा देती है। पुराने पुराने ऐसे केसेस हैं जहां पर जुडिशियल जजेस ने रिटायरमेंट लिया और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट किए। एक जज साहब और थे वो गवर्नर बन गए थे केरल के, तो इस तरह के इंस्टांसेस पहले भी हुए हैं। ऐसे मैंने आपको बार बार कहा है कि दो ही तरीके हैं, या तो वो जो मैंने आपको कहा है यूएसए मॉडल अपना लीजिए, रिटायर ही मत कीजिए जब तक उनकी हेल्थ लायक है काम करने के, और या फिर आप वो उस तरीके का काम कर लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दीजिए, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट होकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाए, वहां पे कोई रिटायरमेंट ना हो। और या फिर आप एक कूलिंग ऑफ पीरियड बना लीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट 3 से 5 साल कोई काम नहीं करेंगे सरकार के अंडर में, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं।
January 27, 2004, Supreme Court intervened after this Mr. Gangopadhyay made allegation against a fellow judge. ठीक है, उन्हीं के बेंच पे एक और जज थे, उनके अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाए थे कि ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं एंड ये पॉलिटिकली बायस है इन फेवर ऑफ स्टेट रूलिंग डिस्पेंसेशन, यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी के। ठीक है, तो अब उनका तो पता नहीं उन जज साहब का कि वो टीएमसी के फेवर में थे या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे जरूर आप एलिगेशन सही होते दिख रहे हैं कि आप बीजेपी के फेवर में थे। ओके, जिस तरह क्वेश्चन आए, यू जस्ट नीड टू गिव दिस टू ऑल्टरनेटिव्स कि या तो आप इस तरह का अरेंजमेंट कर लीजिए यूएसए की तरह, या फिर आप कूलिंग ऑफ पीरियड डाल दीजिए 3 से 5 साल का। एंड पता है ये जो गंगोपाध्याय का केस है, ये हो भी रहा है तो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज खराब होती है ना, तभी उसको वो नोटिस में आती है कि यार इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हो सकता है इस गवर्नमेंट के टाइम नहीं, बट नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी कोई आएगी, वो इसका ध्यान जरूर देगी कि कैसे जुडिशरी को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट करने के लिए, या खुद जुडिशरी इस बारे में, खुद सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो फिर जजेस को आप पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बेनिफिट देते रहिए और अपने फेवर में जजमेंट लेते रहिए। अयोध्या केस में आई थिंक जस्टिस मिश्रा ने जजमेंट दिया था एंड रिटायर होते ही उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया बीजेपी ने। तो इस तरीके से अब हमारे पास इस वक्त जो सीजीआई है कंपैरेटिवली पुराने सीजीआई से काफी बेटर ही हैं। सो मे बी कल को ये मैटर कोर्ट में पहुंचे, या कोई ना कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस मैटर को जरूर रेज करेगा सुप्रीम कोर्ट में कि जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के बारे में कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है। ओके, तो जब कोई चीज मिसयूज होती है तो वो अच्छी बात है, एक्चुअली होने दो। मिसयूज नहीं होगी तो वो नोटिस में नहीं आएगी। कोई भी लूप होल प्लग करने के लिए जरूरी है कि वो लूप होल हमें दिखे पहले। ये जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट क्राइम की बात है। वन ऑफ द 20 रेप केसेस इन विच विक्टिम्स आर फॉरेनर्स रिजल्ट इन कन्विक्शन। ठीक है, तो इसमें कन्विक्शन बहुत कम हो पाते हैं, केस वेस फाइल हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने देश, फिर कौन ध्यान देता है। ठीक है, तो कन्विक्शन देखिए जस्ट 1 in 20। और फॉरेनर्स के अगेंस्ट आप केस देखिए, सबसे ज्यादा क्या, थेफ्ट के केसेस, चोरी। ठीक, दूसरा असॉल्ट ऑन विमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी 137, रेप 131। ठीक है, बाकी सब अलग है, मर्डर, सिंपल हर्ट, ये देखिए मर्डर, चीटिंग, सिंपल हर्ट ये तो फिर भी कम है, बट जस्ट लुक एट द असॉल्ट ऑफ विमेन एंड रेप, यानी कि फॉरेन विमेन कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। और हमारी जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, उनके बारे में मैं जितना कम आपको बताऊं शायद उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक केस था यूपी का जहां पर 2 बहनों को रेप कर कर पेड़ पे टांग दिया गया था, लिटरली दलित बच्चियां थी दोनों। ओके, और उसके रिस्पेक्ट में जब ये वहां पर विजिट करने गई तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मीडिया के सामने, और आसपास सारे लोग भी थे, कि बच्चियों को शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। योर चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वेमेन एंड यूर गिविंग सच स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, मुझे याद नहीं कौन से जिले की बात है, 2 बहनों को रेप करके पेड़ पे टांग दिया गया था। उसी तरीके से एक और फॉरेनर ने अभी 2 दिन पहले ही एक्स यानी कि ट्विटर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इंडिया के बारे में, तो इन्होंने रिप्लाई किया उसको कि आपने क्या पुलिस कंप्लेंट फाइल की। ठीक है, आप इस तरीके से इंडिया की छवि को खराब कर रहे हैं। अरे मैडम, आप ये जो केस हुआ है उस पर तो कमेंट कीजिए। शी इज ऑलवेज एक्टिव ऑन ट्विटर। ओके, अगर आप कुछ भी रेस करोगे तो वो जवाब जरूर दे देंगे आपको उल्टा सुल्टा, लेकिन जहां आपने क्वेश्चन किया कि इतने सारे जो केस आए थे इन पे आपने कुछ बोला क्या, मणिपुर के मैटर पे आपने कुछ बोला, तो उसमें फिर वो ब्लॉक कर देती हैं। और मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कई ऐसे उसमें पत्रकार हैं जिन्होंने उनको जब ये क्रॉस क्वेश्चन किया तो वो ब्लॉक कर देती हैं उधर से। सो और ये इनका ना पहला टेन्योर नहीं है, इनको सेकंड टेन्योर मिला है ये मिस रेखा शर्मा को। ठीक? और जब तक पता है इनमें अपॉइंटमेंट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, तब तक ये ऐसे ही रहेगा यार, कुछ नहीं होगा। जहां ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में कुछ होगा तुरंत बोलेंगे, और जहां सेंटर में जो गवर्नमेंट है जिसने आपको अपॉइंट किया उसके रूल्ड स्टेट में होगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे। ब्राइबरी चार्ज वाला केस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो 1997 वाला, उस केस में और फिर 5 जज बेंच ने कहा कि ये तो इम्यूनिटी है इन लोगों को, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। फिर अब जाकर 7 जज बेंच ने इसको रिवर्ट किया डिसीजन को। 7 जज बेंच इसने कहा है कि एमपी एमएलएस कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू कास्ट ए वोट और मेक ए स्पीच। आपको राइट दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 कि आप जो भी बोल रहे हैं हाउस में कोई दिक्कत नहीं, आप हाउस में जो भी वोट दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको इम्यूनिटी है, आपको प्रिविलेज है। लेकिन अगर आपने वो स्पीच देने के लिए या वो वोट देने के लिए आपने ब्राइब ली है, कि अगर ये साबित हो जाता है कि आपने ब्राइब ली है, तो वो इम्यूनिटी आपको नहीं बचा सकती। ठीक है, यही 7 जज बेंच ने दिया है, पुराना केस था एक, उसको रिवर्स करके। ठीक है, ये नरसिम्हा राव का जो केस था 1998, ये रेफर किया गया 7 जज बेंच को। 7 जज बेंच ने उस केस को जो 5 जज बेंच ने दिया था, उन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी है तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इसमें।
ठीक है, भले ही आपने ब्राइब देके भी दिया हो तो आपको इम्यूनिटी है। इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, वो शिबू सोरेन का केस था। ही वॉज अक्यूज ऑफ टेकिंग ब्राइब टू वोट अगेंस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीवी नरसिम्हा राव, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, उस टाइम जब ये केस गया तो मेजोरिटी ने ये कह दिया कि यार अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे दिस विल रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ द गारंटी ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन एंड डिबेट। ठीक है, तो उन्होंने अपहोल्ड कर दिया था कि आपने ब्राइब भी लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बट अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया है। ओके, यहाँ पर पेटिशनर का आर्ग्यूमेंट देखिएगा कि इसने कहा था कि पार्लियामेंट आल्सो हैज द पावर टू पनिश इट्स मेंबर्स फॉर कंटेम्प्ट ईदर बाय सस्पेंडिंग देम और सेंटेंसिंग देम टू ए जेल टर्म। ठीक है, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था आर्ग्यूमेंट। उसने कहा नहीं नहीं, वो पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन है, सो वो हाउस तो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा ही लेगा ब्राइब के लिए, हम भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्राइब इन्वॉल्व है। नो दिस इज द पॉइंट जो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक, the legislative privileges will apply equally to Rajya Sabha election and appointment of president and vice president of the country. You should remember this point. ये जो कोर्ट ने खुद क्लैरिफाई किया है, the principle enunciated by the verdict regarding legislative privileges, it will apply equally to राज्य सभा, क्योंकि देखिए राज्य सभा की जो इलेक्शन है ना वो हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं मानी जाती है। ठीक है, वोट कर रहे हो आप, हाउस में पेटी रखी हुई है, आप वहां वोट कर रहे हो, बट वो हाउस की प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। ये आज एक अलग दिन है जब इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा के मेंबर का, तो प्रोसीडिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने कहा है, क्लैरिफाई किया है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस विल अप्लाई, इट विल अप्लाई इक्वली टू राज्यसभा इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एंड इट ऑल्सो ओवर रूल्ड, एक और केस था कुलदीप नायर का, इट ऑल्सो ओवर रूल्ड कुलदीप नायर केस 2006, जिसमें कोर्ट ने पहले कहा था कि इलेक्शंस टू राज्यसभा आर नॉट प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर बट ए मेयर एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज एंड देयरफॉर फॉल आउटसाइड द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 94। ठीक है, पहले कुलदीप नायर केस 2006 में कह दिया था कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं है और वहां पर आपका ये जो प्रिविलेजेस वगैरह है उसके बाहर फॉल होगा, लेकिन उसको भी इसने ओवर रूल किया है। ठीक है, उस केस में कह दिया गया था कि इलेक्शन टू राज्यसभा नॉट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, बट अब कह दिया गया है कि नहीं, आपके जो प्रिविलेजेस हैं इट विल अप्लाई इक्वली टू राज्यसभा इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, यूएस इज यूजिंग फिलीपींस एज ए पॉन इन साउथ चाइना सी, बीजिंग का कहना है, तो वो बात सच भी है एक्चुअली। भैया ये कह लीजिए कि फिलीपींस को ये हिम्मत सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि यूएसए उसके साथ है, और जरूरी भी है यूएसए का उसके साथ होना, अदरवाइज इस रीजन में चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सी में। यूएन का कहना है कि दिस वाज द डेडलीस्ट ईयर इन ए डेकेड फॉर माइग्रेंट्स। ये क्या होता है कि जनरली इधर जो कंट्रीज हैं लिबिया इस तरह की, ये मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके चली जाती है यूरोप में, इटली फ्रांस में। ठीक है, तो कई बार अथॉरिटीज इनको घुसने नहीं देती हैं तो ये बीच में डूब के मर जाते हैं। ये देखिए आप बोट पे जा रहे हैं ये सारे, ये इस तरीके से ये होता रहता है इनके साथ। ये तभी होता है जब आप अपने देश को लूट के, करप्शन करके, परिवारवाद और इन चीज़ों में बर्बाद कर लेते हो और उसके बाद फिर विदेशों में जाते हो ये सोच के कि हम तो वहाँ अच्छे से रह लेंगे। जब अपने घर को बर्बाद करोगे तो दूसरे कौन सा तुम्हें इज्जत से अपने घर में जगह दे देंगे, ये नहीं होता है। बट जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो धृतराष्ट्र नामक बीमारी से ग्रस्त हैं, पुत्र मोह में अंधे हैं और अपने देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। डायमंड एक्सपोर्ट्स, रिमेंबर वन थिंग कि 90 से 95% डायमंड्स जो हैं वो इंडिया में पॉलिश होते हैं। सूरत सबसे बड़ा हब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़े मार्केट हैं दो, यूएस और चाइना, लेकिन इनमें थोड़ी सी इस बार डिमांड कम दिखी जा रही है। ठीक है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर कटिंग एंड पॉलिश डायमंड्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था गोल्ड पे स्विट्जरलैंड के रिस्पेक्ट में, अब आ सकता है डायमंड में। और डायमंड सबसे ज्यादा अगर आप कहोगे तो मोस्टली हमें रशिया से मिलते हैं। ठीक है, रशिया से बहुत आते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, वहां से भी हमें डायमंड्स काफी आते हैं, फिर वो यहीं पे आके कट होते हैं, पॉलिश होते हैं और फिर हम लोग उसको फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना एंड यूएसए हमारे सबसे बड़े मार्केट है। सीसीपीए वॉर्न ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेलिब्रिटीज प्रमोटिंग बैटिंग। अब देखिए वैसे बैटिंग इंडिया में इलीगल है, रिमेंबर फर्स्ट थिंग। तो फिर ये इतनी सारी एप्स कैसे चल रही हैं? वो चल रही हैं इन द नेम ऑफ गेमिंग, ड्रीम इलेवन एंड ऑल। वो ये कहते हैं कि ये तो गेम्स हैं, गेमिंग है, इसमें तो दिमाग का यूज करना है, ये बैटिंग नहीं है, बट है तो बैटिंग क्योंकि पैसे तो लगा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एंडोर्सिंग और प्रमोटिंग इलीगल बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इलीगल।
CCPA advisory reiterated that betting and gambling is prohibited under Public Gaming Act of 1867 and considered illegal. It warned the advertisement or promotion of online betting platforms and apps promote an activity that is predominantly banned. ठीक है, तो ये अच्छा स्टेप इनका। दूसरा, हमने अर्जेंटीना में माइंस लिए हैं, लिथियम माइंस, बट अर्जेंटीना का एक लॉ है जो कहता है कि आपको लोकल पार्टनर ढूंढना होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनिंग के लिए। तो इंडिया वही कर रहा है। India is in process to onboard local partners to start exploration activities for lithium in Argentina. काबिल है हमारा वेंचर, जॉइंट वेंचर है 3-4 कंपनीज का। उसने एक्वायर किए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स। ये सब मैंने आपको समझाया था, लिथियम को माइन करने की 2 टेक्नोलॉजीज, ओके, और वो सब मैंने आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में डिस्कस किया, और वो जरूरी भी है। माइन नहीं पूछी जाएगी, इनको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इसलिए पढ़ो तो अच्छे से ही पढ़ना। Local partners. The laws in Argentina mandate there be involvement of local partners across stages like exploration, development. इनके लॉ कानून है वहां पर कि लोकल पार्टनर का साथ लेना पड़ेगा तभी कर सकते हो। The local exploration agency will be responsible for obtaining the necessary clearances. ओके, इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। लेट्स सी इसमें क्या काम का है हमारे। एक दो चीजें काम की हैं इसमें। सी दिस मैन मिजू। अब मैं आपको हमेशा यूक्रेन के उसमें एम्फेसाइज करता हूं कि जब जनता सो जाती है ना वोट देने के बाद, तो देश को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक लीडर अपनी मनमानी से फिर आपको देश को गलत चीजों में धकेल देता है, जो यूक्रेन में हुआ, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। अब एक बात बताइए, मालदीव का दुश्मन है कौन? कोई भी नहीं, आई थिंक। इंडिया तो हमेशा बल्कि जरूरत से ज्यादा ही देता है, हमने इस बार भी बजट में 700 करोड़ दिए। ये भाई साहब क्या करने जा रहे हैं? ही विल ऑब्टेन नॉन लीथल वेपन्स एंड ट्रेनिंग फ्रॉम चाइना। कहाँ यूज करोगे? अपने आप पे। कह रहे हैं कि ये फ्री देगा हमें चाइना। देर इज नथिंग फ्री इन द इकोनॉमी, ट्रस्ट में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर कोई चीज फ्री दे भी रहा है ना, तो कम से कम मेंटली वो आपको डोमिनेट करेगा। आप हमेशा प्रेशर में रहोगे जब वो आपको कुछ करने को कहेगा आगे फ्यूचर में। द Maldives will get free non-lethal military equipment and training from China's military. जबकि कोई दुश्मन नहीं है इसका, ना कहीं से बॉर्डर टच होती है इसकी किसी से। It will strengthen Indian Ocean island nations' independence and autonomy. This is the first time that Maldives have signed a deal with China for military cooperation of this level. Okay, non-lethal military equipment free of charge. बस यही देख के वो खुश हो रहा है। This will increase the technical capacity of defense forces. Okay, तो आज इनकी जनता सो रही है, कल को इनके यहाँ दिक्कत आएगी। कुछ साल पहले भी आई थी 2014 में। इनके पीने के पानी के जो प्लांट्स थे, डिसैलिनाइजेशन प्लांट, वो बंद हो गए थे, तो पीने का पानी तक इंडिया ने दिया था इनको। ठीक है, अब ये चीजें अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो कल को इसकी सजा पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। अगर सपोज कि कल को इंडिया का मूड हो जाए कि हमें नहीं करना आपके साथ कोई कॉपरेशन, आप चाहे जिस प्रॉब्लम में हो, सफर पब्लिक करेगी, ये आदमी सफर नहीं करेगा। लीडर्स हमेशा निकल जाते हैं, ठीक है। जेलेंस्की सफर नहीं कर रहा है, पब्लिक सफर कर रही है वहां। उसी तरीके से हमास पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहा था वहां की, ठीक है। इलेक्शन जीता था बकायदा 2007 में, पर उनकी जनता ने कुछ नहीं कहा, जबकि वो इलेक्शन भी फ्रॉड से जीता था उसने। लेकिन जनता ने तब रिवोल्ट नहीं किया हमास के अगेंस्ट। हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, वो भाग गया कतर निकल के, और आज मर कौन रहा है वहां पर? सारे बच्चे औरतें। तो जब भी जनता सोएगी ना अपने लीडर इलेक्ट करने के बाद, तब तक मुसीबत में ही फंसेगी। आधार सीडिंग वोटर आईडी के साथ आपको करना होता था, लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म होता है जब आप फिल करते हो, तो उसमें वो ऑप्शन ही नहीं आता है। और बल्कि वहां पे जो ऑप्शन आ भी रहा है वो आपसे पूछ रहा है रीजन बताइए आप क्यों सीड नहीं करना चाहते। तो इवन इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि आप लॉ को अमेंड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि ये वॉलेंट्री है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आधार की सीडिंग वोटर आईडी के साथ। Election Commission of India approached the Union government proposing amendments to the Representation of People Act 1950 and voter enrollment forms to delete the provision that compels a voter to provide reasons for her decision not to seed the Aadhaar number with voter ID. अगर कोई चीज वॉलेंट्री है तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं सीड करना चाहते? नहीं करना मुझे, वॉलेंट्री है। मैंडेटरी होता तो पूछिए ना मुझसे कि क्यों सीड नहीं कर रहे हो, राइट। लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी इज नॉट मैंडेटरी. Election Commission has proposed amending the Representation of People Act 1950 and several forms to make it clear that providing Aadhaar is optional.
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वर्ल्ड रिकॉग्नाइजिंग इंडिया एज रोबस्ट इकोनॉमिकली साउंड। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है इस तरह के ओपिनियन देना, किसी गवर्नमेंट को प्रेज करना, इट्स नॉट वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें ठीक नहीं जाएंगी लोगों के साथ। आप अपना पर्सनल ओपिनियन बोल सकते हो कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप पर्सनली प्रेजेंट हो, किसी फोरम में कहीं पर, बट आप सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे बैठ के इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। फिर किस बात की जुडिशियल इंडिपेंडेंस रह जाएगी अदरवाइज। ये सब एडवर्टाइज हैं, हम आगे बढ़ते हैं इनसे। यहाँ पर ये ना विमेन वगैरह की ही बात कर रही हैं, एम्पैथी एंड ऑल, तो मैं आपको इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक करवा देता हूँ, दैट इज आपका जो फेमिनिज्म है। ठीक है, ये बार बार आता रहता है, हम इसको एक बार में पढ़ के खत्म करते हैं क्या है ये फेमिनिज्म। देखिए वर्ल्ड में अभी तक हमें 3 वेव फेमिनिज्म की देखने को मिली, चौथी चलती है बट कोई मानता नहीं है। फोर्थ वेव इज विद रिस्पेक्ट टू, आप जो ये कह सकते हो लेस्बियंस एंड ऑल, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव राइट, कि हमें हमें नहीं करना बच्चा, या हमें करना है तो टेक्नोलॉजी की मदद से करना है, खुद का वूम वूम यूज नहीं करना। ये इस तरह की जो एकदम मोस्ट रेडिकल डिमांड्स है ना विमेन की तरफ से, उसको कहा जाता है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। इससे पहले जो 3 चली हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेव आई थी लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 1900 के बाद में, ठीक है। इसमें सिंपल सा था कि ये सिर्फ डिमांड कर रहे थे अपने लिए फ्रेंचाइजी, यानी कि हमें भी वोटिंग राइट दिए जाएं। पॉलिटिकल इक्वालिटी पे फोकस था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का, पूरा फोकस था आपका सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, दैट इज राइट टू वोट, ठीक। और इसलिए आप देखेंगे कि यूएसए हो, यूके हो, इन सब में 1920s के बाद ही वोटिंग राइट दिए गए। इवन इंडिया ने भी, जब हमारा यहाँ मोतीलाल नेहरू के अंडर में 1929 में हमने एक ऑल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए थे कुछ, ठीक है, जिसे हम फेमसली नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसने भी कहा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए हमें, ठीक है, यानी विमेन के लिए राइट चाहिए। क्यों? क्योंकि 1920s तक आते आते ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, फर्स्ट वेव की, राइट टू वोट विमेन को भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेव हो गई। सेकेंड वेव थी अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मोस्टली ये था कि ये जेंडर के बेस पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कि विमेन का काम क्या है, डोमेस्टिक वर्क्स वगैरह करना, केयर टेकिंग का काम है, मैन का काम है ब्रेड विनर्स, ठीक है। ये वेव स्टार्ट हुई 1960 1970s के आसपास, कि ऐसा कोई जन्म के आधार पर या जेंडर के बेस पर आप असाइन नहीं कर सकते कि ये काम आपका है, कुकिंग आपका काम है, बाहर जाना मेरा काम है, घर में रहना आपका काम है, आउटसाइड वर्क करना मेरा काम है, ठीक है। तो सेकंड वेव ने इस चीज को चैलेंज किया था, दिस वाज कॉल्ड ए सेकंड वेव। थर्ड वेव थर्ड वेव ने ये रिकॉग्नाइज किया कि विमेन एज अ ग्रुप इज नॉट होमोजेनस, ठीक है, विमेन एज अ ग्रुप इज नॉट होमोजेनस। हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक शहरी विमेन है, उसका कुछ अलग ही है, अलग ही डिमांड्स हैं, नीड्स हैं। एक जो ट्राइबल विमेन है उसकी डिमांड नीड्स कुछ अलग हैं, राइट। तो यहाँ पर इसी चीज पे एम्फेसाइज किया गया था कि ये डाइवर्सिटी विद इन द विमेन ऑल्सो देयर शुड बी सम डाइवर्सिटी, राइट, उस पर फोकस था थर्ड वेव का, ठीक है। तो अगर कभी गोल ऑफ फेमिनिज्म वगैरह लिखने को आए तो वो सेम ही है, बस उसी तरह की चीजें डिमांड कर रहे हैं कि एक लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए हमें, एलिमिनेट द जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरेसमेंट। अब यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है मैरिटल रेप का। बट मैरिटल रेप देखिए, मैरिटल रेप एक टू साइडेड सॉर्ड बन के आएगा। मैरिटल रेप में प्रॉब्लम ये है कि हाँ होते हैं, मेजोरिटी होते हैं, कई बार वुमेन के अगेंस्ट, विश के अगेंस्ट भी हस्बैंड उनको सेक्सुअली यूज करते हैं, राइट, वो चीज होगी। बट एट द सेम टाइम आप किस एविडेंस पे रिलाय करोगे कि विमेन के साथ फोर्सफुली सेक्स हुआ, हस्बैंड वाइफ में कोई चीज हो रही है विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द रूम, देन हाउ व्हाट एविडेंस विल यू यूज, ठीक है। तो एट द सेम टाइम ये डबल एज सॉर्ड भी बन जाएगा कि इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लैकमेलिंग टूल, राइट। तो कभी भी मैरिटल रेप पे अगर अपना ओपिनियन दो तो जस्ट डोंट टेक एनी साइड, जस्ट रेज बोथ द क्वेश्चन on what evidence will court rely, because see honestly going there बेडरूम में क्या होता है नो वन नोज, ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं लोग अपनी अलग अलग सबकी फैंटेसीज हैं कुछ ना कुछ, आपने देखी है 50 शेड्स टाइप की, ओके, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट द थिंग इज कि आप किस एविडेंस पर डिसाइड करोगे कि ये कंसेंट से हुआ था हस्बैंड वाइफ के बीच या फोर्स हुआ था, okay? और क्या ये ब्लैकमेलिंग का टूल नहीं बन जाएगा? नाउ अगेन प्लीज डोंट टेक इट मैन वर्सेस विमेन, बट विद इन द विमेन भी, जैसा मैं आपको डोमेस्टिक लॉस के बारे में कहता हूं या डॉरी एक्ट में, कि एक विमेन अगर सपोज कोई फेक एलिगेशन लगाती है तो वो सिर्फ एक मैन के अगेंस्ट नहीं लगा रही है, उस मैन की पूरी फैमिली की रेपुटेशन स्पॉइल होगी वहां। उस आदमी के घर में भी एक बहन होगी, उसके घर में भी मदर होंगी, वो पूरी फैमिली रेपुटेशन जाती है जब कोई डॉरी केस, जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा था कि 54% जो डॉरी केसेस हैं दे वर फेक,
दे वर अल्टीमेटली फेक, राइट? तो सेम चीज मैरिटल रेप पे भी लागू होगी फिर। ये सो डोंट टेक साइड इन एग्जाम, जस्ट रेज द क्वेश्चन कि कैसे आप रिलाई करोगे उसमें। चैलेंजिंग द कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स कि लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, या जैसे कि हमने देखा कि स्टेम फील्ड जो है साइंस टेक वाली, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फिट। क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा है कि ब्रेक अगर आ जाए, चाहे वो चाइल्ड केयर का हो या प्रेगनेंसी का ब्रेक हो कुछ मंथ का, इतने में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर जाती है। 4-6 महीने 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है आजकल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है? तो वो कल्चरल नॉर्म जो रिप्रोडक्शन ये सब हैं, बेबी केयर एंड ऑल, उनको चैलेंज करना भी जरूरी है। प्रमोटिंग वुमेन्स हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है? इक्वल वेज नहीं दिए जाते हैं मैन वुमेन को, सेम जॉब सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए भी, ठीक है? इंक्रीजिंग इक्वल पे, एक्सेस टू करियर अपॉर्चुनिटीज, रिकग्नाइजिंग एड्रेसिंग द वेज इन विच जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म। तो ये सब इश्यूज हैं जो आप, अगर वुमेन पे बेस्ड टॉपिक आ रहा है तो यही सब पॉइंट्स यूज करने हैं आपको, ठीक है? एग्जैक्टली फेमिनिज्म के पॉइंट्स नहीं है ये, इन जनरल हैं कि विमेन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आपसे कभी बेनिफिट्स पूछ लिए जाएं कि अगर हम ये अचीव करते हैं, फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं, तो फेमिनिज्म कोई बुरा टर्म नहीं है। हमेशा हम उस वे में नहीं देखना चाहिए फेमिनिज्म को कि इनकी डिमांड तो ऐसी है कि मैन को ही स्लेव बना के रख लें। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? बेनिफिट अगर हम इसके देखें तो ऑब्वियसली इससे जेंडर इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में। सिमिलरली एम्पावरमेंट होगा विमेन का, और एम्पावरमेंट हर तरीके से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एवरी वे में, ठीक है? हमें विमेन की इशू को एक रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है? एक रिकग्निशन मिलेगा उनकी प्रॉब्लम्स को। जैसे आज हम लोग जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किससे पड़ रहा है? वाटर पे। और रूरल एरियाज में वाटर लेकर आना, चाहे वो 1-1 किलोमीटर दूर से हो, वो पूरी जिम्मेदारी किसकी है? विमेन की। मैन नहीं जाते हैं वाटर लेने विलेजेस में, विमेन ही जाती है बेचारी। राइट? तो उनकी प्रॉब्लम्स को हमें रिकग्निशन करने में मदद मिलेगी। दूसरा कि हमें विद इन विमेन भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज हमने विमेन को रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए पार्लियामेंट में, बट अभी तक का जितना हिस्ट्री है इंडिया का 75 ईयर्स का, उसमें देखा गया है कि 98% जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस बनी हैं, वो 98% दे ऑल कम फ्रॉम जनरल कास्ट, ठीक? और फिर यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी जैसे न्यूज एंकर्स आएंगी, वो पोस्ट करती हैं, वो पूछती हैं कि रिजर्वेशन क्यों है, रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। तो मैडम क्या 10 साल में हमने अचीव कर ली वो सोशल गोल जो हमें अचीव करने थे रिजर्वेशन की मदद से? आप ये क्यों देख रही हैं कि 10 साल के लिए प्लान हुआ था? आप ये बताइए कि क्या क्या हमने ढंग से इंप्लीमेंट किया इसे 10 साल? क्या हमने चेंजेस विजिबल किए? ओके, सो इस तरह की लेडीज अगर आ भी जाएं ये 33% रिजर्वेशन की मदद से, तो वो डाइवर्सिटी को कहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो अपना एक माइंडसेट, अपना ओपिनियन लेके बैठी है वहां पर, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देखने को मिलेगी हमें विमेन के बारे में, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप, विद इन विमेन भी जो डाइवर्स ग्रुप हैं। अब जब भी विमेन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, आप 3 कोर्ट केस जरूर कोर्ट करेंगे, उसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। वन इज विशाखा केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस था, जिसमें विमेन की प्रोटेक्शन की बात की गई थी एट दी वर्क प्लेस। दूसरा केस था सुचिता श्रीवास्तव, इस केस को मिस नहीं करना, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़, ये 2009 का केस है। इसमें बात हुई थी अबाउट द राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देने की बात हुई थी यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि इसमें राइट दिया गया था विमेन को कि यस यू कैन टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी अगर वो आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो रिमेंबर दिस केस, सुचिता श्रीवास्तव। सिमिलरली एक थर्ड केस और है, शायरा बानो, ये तो आपने शायद सुना भी होगा। शायरा बानो 2017 का ही केस है। इसमें दिया गया था कि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये बेकार है, ठीक है? इसे बिल्कुल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और खत्म कर दिया गया था कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द विमेन। तो जब तक आप ये 3 कोर्ट केस कोर्ट नहीं करेंगे, तब तक विमेन पे कोई भी आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता हूं कि प्लीज कम पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए जो आपके आंसर को इम्पैक्टफुल दिखाए, क्योंकि कोई भी आपके आंसर को भी मैं चेक कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा है आपका आंसर, बट कुछ माइंड सेट में है उसके, कुछ मॉडल आंसर में है जो वो आपके आंसर में ढूंढ रहा है। ये आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू एसबीआई, जिसने कहा है कि हमें जून तक का टाइम दिया जाए, 30 जून का। तो ये आर्टिकल में वो यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तब तक तो इलेक्शन ही हो जाएंगे, तो फिर वो जो फेयरनेस की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, वो कहाँ रह जाएगी? 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? एसबीआई को कहा गया था कि आप बंद कर दीजिए इशू करना इलेक्ट्रल बॉन्ड, और साथ ही साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए जितनी भी बॉन्ड परचेज की गई है सिंस 2019। नाम बताइए परचेजर का, डिनोमिनेशन कितने, 1 करोड़ का बॉन्ड था या 10 लाख का, और डिटेल दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज की जिनको ये बॉन्ड दिया गया है, ठीक है? और इलेक्शन कमीशन कहा गया था कि विद इन 3 वीक्स ऑफ द जजमेंट
यानी कि बाय March 6 इलेक्शन कमीशन को भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देनी होगी एक हफ्ते बाद ही, यानी March 13 तक अपनी वेबसाइट पर। दिस कुड हेल्प एक्सपैंड एंड डीपन दी वोटर्स राइट टू नो। वोटर के पास अधिकार होना चाहिए कि उसको पता हो कि जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो किस, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस और पॉलिटिशियन के बीच नेक्सस चल रहा है कि आप हमें प्रोजेक्ट देते रहिए, पीछे से हम आपको ब्राइब देते रहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, और वही हो रहा था। पोस्टपोनिंग द रिलीज ऑफ द डोनर लिस्ट एज एसबीआई हैज प्रपोज, इसने कहा है कि थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, जून तक का टाइम दीजिए। इट विल नॉट बी ओनली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर बिफोर द क्रूशियल पोल जो आने हैं लोकसभा के, बट ऑल्सो कॉन्ट्रेडिक्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे एसबीआई पे लगना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। The issue of campaign finance lies at the heart of electoral process. Allegations of cronyism, cronyism का मतलब होता है पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच के नेक्सस को हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। Right, there is obviously close nexus between money and politics. This is against the benefits of openness and transparency and high cost of continuing secrecy of political funding. Instead of plugging those gaps to bring greater transparency, the electoral bonds scheme has introduced another layer of opacity. इसलिए मैंने सबसे पहले आपको जब अपनी 450 सीरीज शुरू की थी तो मैंने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ही टॉपिक कराया था, बिकॉज सबसे वर्स्ट चीज हुई थी इंडिया में और सबसे बड़ा करप्शन है वो इंडिया का, वो आज तक का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा अगर कभी इसकी ईमानदारी से जांच हुई, आगे जो भी गवर्नमेंट आएंगी। ये जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में, इनका केस अभी तक मैं आपको 2 बार डिस्कस कर ही चुका हूँ, कल भी किया था, आज भी किया अभी द हिंदू में। ठीक है, ये क्वेश्चन रेज करता है अबाउट जुडिशियल प्रोप्राइटी एंड इम्पार्शियलिटी। क्या जुडिशियली इम्पार्शियल रह सकती है अगर इस तरह के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उनके सामने होंगे? ये पहली बार नहीं है, 1967 में भी एक जज साहब थे कोका सुब्बा राव, इन्होंने रिजाइन कर दिया था और तुरंत ही कंटेस्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपोजिशन पार्टी की तरफ से। बैरुल इस्लाम, इन्होंने भी कंटेस्ट किया लोकसभा पोल रिटायरमेंट के तुरंत ही। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट जजेस हैव बिकम गवर्नर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स। ही इज रिकॉर्ड, इनका गंगोपाध्याय का रिकॉर्ड भी जो है वो भी थोड़ा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। 2 साल पहले इनका वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट टीएमसी के साथ कुछ इशू चल रहा था, इन्होंने एक्यूज कर दिया था ममता बनर्जी के भतीजे को कि इन्होंने बहुत वेल्थ अमास कर रखी है। आपका काम नहीं है, आपका काम है कि आपके पास जब केस आए और उसमें बेस्ड जो प्रूफ है उस बेसिस पे कुछ कहिए, अपने पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए। ये एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में क्या है कि अभिषेक बनर्जी ने बहुत पैसे जोड़ रखे हैं। ठीक है, ए केस रिगार्डिंग एडमिशंस टू स्टेट मेडिकल कॉलेज, ही ऑल्सो मेड ए रिस्पॉन्सिबल रिमार्क अगेंस्ट हिज कलीग। ठीक है, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को अभी हमें दीजिए। यहाँ पे इंडिया की बात है तो इंडिया के पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है, हमारे यहाँ ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डायबिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो इतना कुछ काम का नहीं है। वैसे भी ये मेंस रिलेटेड टॉपिक है, कभी मुझे अगर आपको लेना होगा तो मैं आपको इसको मेंस सीरीज में लूंगा, यहाँ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज ना कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होती है। अराउंड लेस देन 10% ऑफ द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी है। सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स and acts by influencing the expression of gene rather than changing the sequence of DNA. ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ट्रेड सीक्रेट का। देखिए, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? एक तो हो गए आपके पेटेंट्स वगैरह। ठीक, पेटेंट्स में क्या है कि मुझे 20 साल तक के लिए मोनोपोली मिल जाती है। ठीक है, 20 साल तक मेरे राइट्स मेरे हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन ट्रेड सीक्रेट जो होता है ना, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। जैसे सपोज कि कोका कोला कंपनी है, उसने कुछ फॉर्मूला बनाया होगा अपना, ठीक है, अपनी ड्रिंक बनाने का। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना फॉर्मूला आप शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, भी नहीं करेगा। उसको अपनी कंपनी हमेशा चलानी है तो वो हमेशा उस फॉर्मूले को सीक्रेट रखेगा, वही कहलाता है आपका ट्रेड सीक्रेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 22nd लॉ कमीशन जो ऋतुराज अवस्थी जी ने हैंडल की थी, ठीक है, 22nd लॉ कमीशन, it recommended a new legislation to be introduced to protect trade secret with exceptions relating to whistleblower protection, compulsory licensing, government use and public interest। ठीक है, ये 4 एक्सेप्शन रहेंगे, बट एक ट्रेड सीक्रेट के लिए एक अलग से सेपरेट लॉ बनाने की हमें जरूरत है। ट्रेड सीक्रेट्स होते क्या है? दीज आर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही होते हैं, जैसे पेटेंट्स होते हैं वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही पार्ट है। ट्रेड सीक्रेट्स आर आईपीआर ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी सोल्ड और लाइसेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक कोक बनाना या कोई एनर्जी ड्रिंक बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, दे ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम बीइंग केप्ट सीक्रेट। अगर वो सीक्रेट है इसलिए उनकी वैल्यू है, अगर सीक्रेट नहीं होंगे तो उनकी कोई वैल्यू है भी नहीं। पेटेंट्स,
पेटेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड 20 साल के लिए प्रोटेक्शन देते हैं आपको, बट ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड इंडेफिनेटली। दिस इज वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स, अगर पेटेंट और इसके रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आया तो। Currently, India lacks a specific law for protection of trade secrets. Instead, they are safeguarded under the general laws governing contracts, common law, criminal law, principle of breach and confidence and equity. This is the second point you should remember कि अभी हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। The concept of trade secret first came to the limelight in 1977 when government asked Coca-Cola to hand over the formula for its cola drink. ठीक है, अब ये कितनी बेवकूफ जैसी बात होगी कि एक कंपनी ने अपना फॉर्मूला बनाया ड्रिंक का, आप कह रहे हो कि आप हैंड ओवर कर दीजिए अपना फॉर्मूला, ठीक है, विच लेट द कंपनी एग्जिटिंग इंडिया री एंटर ओनली अ डेकेड लेटर। तो कंपनी फिर एग्जिट कर गई थी इंडिया से कि अगर हम अपना फॉर्मूला शेयर कर देंगे तो फिर हमारा ब्रांड का मतलब ही क्या है, क्योंकि फिर बाद में वापस आ गई थी, बट शुरू में एग्जिट कर गई थी। ये स्पोर्ट्स न्यूज है, माइनिंग एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक टर्म ऐसा आया था जो मुझे लगता है शायद आपको पता होना चाहिए। The representative asked the ministry to consider the adoption of joint और reserve committee classification। देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो है यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंडेट नहीं करता है, ये मैंडेट नहीं करता है टू डिस्क्लोज पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ माइनिंग एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक वायबिलिटी के रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है यहाँ पर, बट कंपनीज कह रही हैं कि ये पैटर्न ठीक नहीं है, आप इस तरफ स्विच कर जाइए, जॉइंट और रिजर्व कमिटी। According to experts, India's current resource classification rules based on UNFC have made the prospect of mineral exploration unattractive to private companies as it fails to provide any degree of economic certainty। ये economic certainty provide नहीं करता है, तो वो चाहते हैं कि हम इस पे स्विच कर जाएं, जॉइंट और रिजर्व कमिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यही यूज करता है, ठीक है, JORC। India's mining industry has already developed and recommended Indian Mineral Industry Code in 2019, which is based on this JORC only. But अभी तक मिनिस्ट्री ने इस पे कोई रूल्स फॉर्मुलेट नहीं किए हैं। यहाँ पर हम लोग F1 जो रेस होती है उसके लिए फ्यूल बनाने के काफी करीब हैं। IOC कह रहा है कि हम बना देंगे अब कुछ टाइम में और एलिजिबल भी हो जाएगा वो। तो इसके बारे में आपको एक टर्म जानना होगा, दैट इज ऑक्टेन नंबर क्या होता है। See, F1 petrol usually has an octane number of 95 or above, depending on the engine की design पर base। High octane petrol can provide higher power। जितना ज्यादा octane number high होगा उतनी ज्यादा power वो provide कर पाएगा और knocking को कम कर पाएगा। Okay, minimize engine knocking। Essentially, fuels with higher octane numbers can withstand more compression। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। F1 रेसिंग जो अभी होती है वो यूज करती है E10 फ्यूल, यानी कि इसमें 10% क्या यूज हो रहा है, बायो इथेनॉल। बट F1 रेस वालों ने कहा है कि हम फ्रॉम 2026 वी विल शिफ्ट टू 100% सस्टेनेबल फ्यूल, यानी कि 100% में जो फ्यूल यूज होगा वो या तो नॉन फूड बायो ड्राइव या फ्रॉम जेन्युइन म्युनिसिपल वेस्ट वगैरह से आएगा, यानी कि सस्टेनेबल फ्यूल होगा एक तरह का। तो IUC भी कह रहा है कि वी आर ऑल्सो एट द फोरफ्रंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल फ्यूल्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पे आर्टिकल 371 और 6 शेड्यूल की बात है कि लद्दाख 6 शेड्यूल डिमांड कर रहा है, इस पे हम ऑलरेडी 450 प्लस में सेशन कर चुके हैं 6 शेड्यूल, और सेंटर कह रहा है कि हम आपको आर्टिकल 371 जैसी प्रोटेक्शन दे सकते हैं लेकिन 6 शेड्यूल नहीं दे सकते। तो 6 शेड्यूल तो हमने पढ़ लिया, हम जरा आर्टिकल 371 के बारे में जान लेते हैं। 371 एंड 370 ए से लेकर जे तक, ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, इन सबको अलग अलग प्रोविजंस दिए गए अंडर आर्टिकल 371। ये लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, हो सकता है मैं आपके साथ डिस्कस भी करूं उसको कभी एग्जाम से पहले, बाकी आप खुद से तो पढ़िए उसको, जरूर आएगा। आर्टिकल 371 एंड 371 ए टू जे प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स ऑफन टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू सर्टेन रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स एंड टू अलाउ दीज ग्रुप्स टू एक्सरसाइज ऑटोनॉमी ओवर देयर अफेयर, जो कि लद्दाख चाहता भी है, बट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो लद्दाख की डिमांड को कुछ हद तक तो मीट कर देगा आर्टिकल 371। इट विल अलाउ द प्रोटेक्शंस टू बी एक्सटेंडेड टू पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख व्हाइल स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ वाइड स्प्रेड ऑटोनॉमी अंडर 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल में आपको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनमस रीजनल काउंसिल, ये सब मैंने डिस्कस किया आपके साथ मेंस में, देख लेना वहां पर, ठीक है, ये बनाने की परमिशन देता है। बट 371 आपको ऑटोनॉमी देगा लेकिन इतनी नहीं देगा इसके बराबर, 6th शेड्यूल के बराबर, ठीक है। 371 अंडर आर्टिकल 371 ये नागालैंड पे अप्लाई होता है। पार्लियामेंट कैन नॉट इनैक्ट लॉज दैट अफेक्ट द सोशल, रिलीजियस और कस्टमरी लीगल प्रैक्टिस ऑफ नागास। नागालैंड की सोशल, रिलीजियस, कस्टमरी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकता, तो इतनी ऑटोनॉमी आपको मिल जाएगी लद्दाख के केस में, ठीक है। और द ट्रांसफर एंड ओनरशिप ऑफ लैंड विदाउट कंसेंट
और कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो लद्दाख भी यही कह रहा है ना कि हमें अपना लैंड प्रोटेक्ट करना है, तो आपको 371 में ही प्रोटेक्ट हो जाएगा वो, तो फिर आप सिक्स शेड्यूल के जिद पे क्यों अड़े हुए? ठीक है। उसी तरह मिजोरम को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 371 जी। 371 बी एंड सी अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल कमिटीज इन असेंबली ऑफ असम एंड मणिपुर। उसी तरह एफ अप्लाई होता है सिक्किम पे, एच अप्लाई होता है अरुणाचल पे, जी अप्लाई होता है गोवा पे। ठीक है, ये मैं आपके साथ कभी डिस्कस कर दूंगा अलग से सेशन लेकर। हम एक अलग से लॉन्च पैड बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो लॉन्च पैड है श्री हरिकोटा वाला, उस पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। इसको हम रखना चाहते हैं हैवी लॉन्चेस के लिए। और जो छोटी छोटी, मैंने आपको बताया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना रहे हैं हम, जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करें, क्योंकि इतनी छोटी सैटेलाइट्स के लिए पीएसएलवी को क्यों यूज करना, ठीक है, इतने बड़े हॉर्स को। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट साइट डेवलप कर रहे हैं तमिलनाडु में। ये हमारा सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनेगा इसरो का, तुतीकोडी में बनाया जाएगा इन तमिलनाडु। इट विल बी यूज फॉर कमर्शियल ऑन डिमांड, जैसी डिमांड आएगी कि सैटेलाइट को लॉन्च करने की तो यूज कर लेंगे, एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस। ओपनिंग द स्पेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस दिन। मैंने आपके साथ स्पेस पॉलिसी डिस्कस की थी तब, कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हमने ओपन किया है। देर इज अ शार्प राइज इन नंबर ऑफ कमर्शियल लॉन्चेस। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसी को कहते हैं श्री हरिकोटा रिसर्च सेंटर भी। ठीक है, ये इसको ये ओवरबर्डन ना हो ज्यादा, इसलिए हम लोग सेकंड बना रहे हैं। SHAR will only be used for launching bigger and heavy lift of missions। कुलशेखरम पट्टिनम जहां पे सेकंड बन रहा है, ये किया जाएगा स्मॉलर पेलोड्स यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए यूज। प्राइवेट प्लेयर्स में डेवलप स्पेस क्वालिफाइड सब सिस्टम, बिल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्पेस पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी का पार्ट है ये सब। अब ये सोचिए कि ये तमिलनाडु है, तो हम लोग ये हमेशा इधर ही क्यों बनाते हैं, इतना नीचे साउथ में क्यों बना रहे हैं, इधर क्यों नहीं बना लेते उड़ीसा कोस्ट पे? इसका रीजन है कि इक्वेटर पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इम्पार्टेड ड्यू टू अर्थ रोटेशन इज अराउंड 450, ओके, विच कैन लीड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पेलोड। अब जो जीटीओ सैटेलाइट्स होती हैं वो नेसेसरीली इक्वेटर के आसपास ही होनी चाहिए। फॉर सच सैटेलाइट्स क्लोजर द लॉन्च साइट टू द इक्वेटर द बेटर। ओके, बाकी कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।